किसी वजह से मेरी नहीं थी, लेकिन आज़ाद साहब के कुछ इश्यूज थे ऐसे जो पार्टी को कहते थे कि आप पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है और किस ढंग से हो सकती है। उनका पार्टी से वो जब पार्टी छोड़ी उन्होंने और एक अलग पार्टी बनाने का फैसला किया और हम भी उनके साथ चले। उसकी वजह ये थी कि आज़ाद साहब के टाइम पे हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट, खासकर जो 47 से पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और 47 के बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट जो 1948 में ये हमसे चली गई थी। 15 अगस्त का जब झंडा लहराया रियासी डिस्ट्रिक्ट में और 20 अगस्त को ये डिस्ट्रिक्ट हमारी चली गई थी। हम सब का लोगों का जो रियासी के लोग थे, रियासी डिस्ट्रिक्ट के, आज जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो ये रियासी तहसील थी, इन सब लोगों की एक ही डिमांड थी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ पर, ऋषि कुमार कौशल जी एमएलए रहे हैं, उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाई थी और उसका भी उनकी भी डिमांड थी कि मैं दाढ़ी उस दिन कटवाऊंगा जिस दिन डिस्ट्रिक्ट आएगी। बहरहाल वो बुजुर्ग हो चुके थे और वो पॉलिटिकल लाइन से भी चले साइड पे थे, लेकिन उनका एक प्रण था। और जिस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट मिली तो मैं एक अपने आप को समझता हूं कि उन्होंने हमारे साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ एक बड़ा इंसाफ किया था और उस इंसाफ के मुताबिक जो हुआ था वो आप सब जानते हैं। बहुत सी पार्टियां आई, सरकारें बनती रही 47 के बाद, लेकिन रियासी से डिस्ट्रिक्ट उठाया था लेकिन दिया नहीं था। मेरा एक दायित्व, मेरा एक इंसानियत फर्ज बनता था कि मैं उनको नहीं छोड़ूं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दी थी। हालांकि हो सकता है कि मैं उस घर से ना निकलूं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट दी थी और तो बहुत से काम किए थे, लेकिन सबसे जो अहम थी रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जबकि दाढ़ी भी बढ़ाई थी, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रण को तोड़ा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दी थी। मैं उस फर्ज को निभाते हुए तो मेरा मन था कि मैं इनके साथ ही रहूं और उसके साथ हम 2 साल में रहे। बदकिस्मती से हम इसलिए आए थे कि असेंबली की इलेक्शन होगी और उस असेंबली की इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेशन करेंगे जब 3 या 4 महीने में इलेक्शन हो जाएगी असेंबली की। लेकिन इलेक्शन असेंबली की नहीं हुई और पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है बीच में आ गई, जिसकी वजह से हमारी जो पार्टी थी, जो डीपीएपी आजाद साहब की, उसमें बड़ा सेटबैक लगा। फिर मुझे कहा आजाद साहब ने कि आपका क्या है। मैंने कहा मैं डीपीएपी से तो लड़ नहीं सकता, लेकिन लोगों की सेवा करने का मेरा मन है। अगर मैं आपके साथ रहूं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आपसे बाहर जाता हूं तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं अगर कोई पार्टी मुझे कहेगी। और मैं पुरानी पार्टी का, मेरा सबसे ज्यादा जो सेकुलर है, मेरा मन था कि मैं पुरानी पार्टी में चला जाऊं। हमने कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल सोच के मुताबिक, जो पॉलिटिकल सोच होती है, जैसे मैं समझता हूं इंदिरा जी की टाइम पे डॉक्टर करण सिंह जी जो थे, इमरजेंसी के टाइम पे डॉक्टर करण सिंह जी ने इंदिरा जी के खिलाफ नसबंदी का एक स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में। बहुत से लोग उस वक्त पार्टी छोड़कर आए थे इंदिरा जी के टाइम पे 76, 77, 78 में, तो पार्टी छोड़कर आए थे हजार बड़े बड़े लीडर हिंदुस्तान के। और जब इंदिरा जी के पास लिस्ट गई तो वहां पर जब इंदिरा जी ने जब नाम देखे डॉक्टर करण सिंह के साथ, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह के साथ तो नाराजगी थी उनकी, और डॉक्टर करण सिंह जी के साथ जिस वक्त उन्होंने खड़े सभी लोगों की लिस्ट देखी, इंदिरा जी ने डॉक्टर करण सिंह का नाम जो था वो एक साइड पे रखा। उन्होंने कहा कि इनको ज्वाइन करवाना या ना करवाना वो मैं देखूंगी, क्योंकि इंदिरा जी के खिलाफ गए थे, स्टेटमेंट दिया था कोर्ट के अंदर। लेकिन जो उनके साथ लिस्ट थी बाकी लोगों की, उन्होंने कहा ये हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं, टफ टाइम था, रहे ना रहे, हम इनको ले लेते हैं। वही एप्लीकेशन मैंने दी थी इनको कि ठीक है, हम आजाद साहब के साथ गए थे, कुछ हमारी दिली जज्बात थे, लेकिन मैंने आज से 1 महीना पहले कांग्रेस मुझे खुद मांगी, उन्होंने 10 जनपद से सोनिया गांधी जी के ऑफिस में, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने एक लेटर लिखा कि मैं वापस आना चाहता हूं और मुझे अगर आप सेवा का मौका दें। 3 असेंबली हल्के ऐसे थे जो पुरानी रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तीनों पे लोग कहते थे कि आप कहीं से भी लड़ो, चाहे वो रियासी हो, चाहे कटरा हो, चाहे उधमपुर हो। और मैंने उनसे कहा था कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मुझे वैष्णो देवी की जगह से लड़वाएं और मैं बाकी जो 2 जगह हैं वहां से भी हम मदद करेंगे और उसमें अच्छा हो जाएगा पार्टी के लिए। बहरहाल मुझे यह शोट था कि शायद इस बात पे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती, जैसे मैंने इंदिरा जी का रेफरेंस दिया, उस वक्त पार्टी फैसला लेती है। जिस वक्त इलेक्शन के टाइम पे आज देख रहे हैं बहुत से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में, बहुत से लोग एनसी में जा रहे हैं। हम तो पुराने अपने घर के थे। मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त हुआ, कल सुबह तक आपने भी मीडिया में पढ़ा होगा, उस वक्त ये मेंशन था कि ये जो टिकट है ये जुगल किशोर को दी जाएगी और कांग्रेस की टिकट, ये अलायंस पार्टनर थी। हालांकि मैंने कहा था मुझे उधमपुर 2 रियासी 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही कि किस टाइप का ये संदेश मुझे मिला शाम को कि आपकी जो टिकट है वो नहीं मिली, बिकॉज कि वहां लीडरशिप ने कहा कि आप डीपीएपी के अंदर रहे हैं और डीपीएपी आजाद साहब के साथ तो हम नहीं लेंगे।
मैंने फिर उस वक्त अपना मन बनाया कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली है तो मैं अपने आप को पीछे हटाता हूं, तो नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मैं रात भर पूरी रात मुझे टेलीफोन आते रहे, लोग उदास हो गए, चाहे वो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, सारे लोग, क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा उधमपुर में भी है। तो उस हिसाब से जब मैं परेशान था तो कुछ लोग मेरे पास 150 लोग कल घर पे आए और मुझे उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, और इलेक्शन बेशक पार्टियां टिकट देती हैं, लेकिन जब पब्लिक टिकट देती है तो उसका एक अलग अंदाज होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, किसी और को लड़ाओ। अब मैं खासकर रियासी और कटरा उधमपुर के लोगों को, लेकिन कटरा के लोग, जो मेरा घर है या मेरे यहाँ पर कारोबार है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सभी साथी हैं, क्योंकि उठना बैठना मरना जीना तो कटरा में है। तो जब कटरा में मुझे कहा गया कि आप 2 बजे आए, यहाँ पे हम फैसला करेंगे कि आपका इलेक्शन में जाना जरूरी है और लड़ना जरूरी है, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये मेरे घर के आदमी हैं, मैं इनको कह सकता हूं कि कोई भी इलेक्शन लड़े आप में से, या जो खड़े हैं अगर आप उनको देना चाहते हैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ आया, आज आपने भी देखा, हालांकि वो वीडियो रिकॉर्ड के लिए हमने मना किया था, लोगों ने बहुत सी बातें की जो मुझे भी मालूम नहीं थी, उन्होंने भी कही कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, या भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कैंडिडेट पहले दिया था उसको छोड़ा फिर नए को दिया, उसकी बहुत सी बातें लोगों ने की। और जो आप भी जानते हैं कि शायद एक वक्त था कि शायद आप पार्लियामेंट, आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे न्यूज़पेपर में या असेंबली के रिकॉर्ड निकालेंगे, तो एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ जो 4 MLA को निकाला गया था उसके पार्टी से, और उसी पार्टी के कैंडिडेट को चेंज कर देना, वो भी लोगों ने मुझे कहा। फिर दूसरा कहा कि अगर ये बन जाते हैं जो शरेआम, हालांकि ये किसी का काम होना या ना होना, कोई अगर 5 मिनट के लिए कहे कि सड़क बननी, कोई सड़क है तो कोई कहता है कि नहीं बना सकता, वो गलत है। लेकिन जो किसी को नुकसान करती हो, शहर को या गांव को, या हमारे कुछ ऐसी दृष्टि से, कुछ अरसा से इन्होंने स्टेटमेंट बहुत से ऐसे गलत दिए थे, जबकि मैं भी कई दफा उनका विरोध करता था। कुछ लोग मुझसे कहते थे कि आप क्यों विरोध करते हैं जो वो कहते हैं। मैंने कहा मैं अगर लॉजिक पे करता हूं, मेरे टाइम पे 2002 से लेकर 2008 तक जो काम शहर को नुकसान करते थे, कटरा को, जैसे बस स्टैंड था, वहां हम विरोध करते थे कि यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानें नहीं बननी चाहिए, या यहाँ पे सिनेमा हॉल दूसरा नहीं बनना चाहिए, या यहाँ पे पेट्रोल पंप दूसरा नहीं बनना चाहिए, हम विरोध करते थे। वहां सब चीजें थी। आज जिस वक्त हम विरोध करते थे, हमने चेंज भी करवाया वहां पे। आज जो हमारे टाइम पे फैसले थे वो इस किस्म के थे कि वहां पर ये बस स्टैंड का नहीं जिक्र था। और रोड की बात आ जाती, हम विरोध करते थे कि रोड नहीं बनना चाहिए। अब बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम आए, रोड बन गया जहां पे, और रोड से देखो मेरे टाइम के बाद बना, यही लोग विधायक थे, यही लोग बाकी थे, इन्होंने वहां खुद जाकर एग्रीमेंट किया, कुछ और शर्तें रखी, तो वहां रोड भी बन गई। आज मैं देख रहा था कि मैंने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े दिन पहले सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि यहाँ मुट्ठी खोलने की जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग भी सुन रहे थे, मुझे भी क्यास होता था। मुट्ठी खोलने की जरूरत है। शहर के लोगों को अपनी समझ रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी कटरा को बड़ा संभालेंगे, बड़ा डेवलपमेंट लेंगे, बहुत से काम करेंगे जिससे कि लोगों को फायदा होगा। मुझे समझ नहीं आई कि जो मुट्ठी खोलने वाली बात कही, 3 चीजों से रेफरेंस दिया उन्होंने। एक कहा कि अगर कटरा का बस स्टैंड बनता है, जिसका हमने विरोध किया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिनेमा हॉल जब मॉल नहीं बनने चाहिए, उसी का वो कहते हैं कि नहीं जी बड़ापन रखना चाहिए, होना चाहिए। अब मुझे समझ से बाहर लोग भी विरोध करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि गंडोला अगर लग जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटरा शहर बड़ी सोच रखनी चाहिए, यात्रा बढ़ेगी, जो होगा। जो वो श्राइन बोर्ड के लोग बनाए, उनकी श्राइन बोर्ड के एक एजेंसी है, वो अगर कोई काम करती है यात्री की बेहतरी के लिए, वो अलग चीज है। क्योंकि श्राइन बोर्ड जो यहाँ पे है, हम उसका विरोध करते हैं, यहाँ कटरा को नुकसान होता है, कटरा के लोगों को नुकसान होता है। मैंने जब पिछले दफा जब जहां डेपुटेशन आए, हम मिले, हमने विरोध किया था कड़ा कि ये कटरा में गंडोला नहीं चाहिए, लेकिन यही लोग थे। उसके बाद इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, राइट साइड खड़े हो गए, लेफ्ट साइड खड़े हो गए, उन्होंने कहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जिन्होंने इनको टिकट दी, उन्होंने कहा कि गंडोले के लिए सब लोग एग्री हैं। और मुझे बहुत सी बातें ऐसी पता चली कि शायद कहीं ना कहीं किसी का शेयर होल्डर भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। लेकिन मुझे जब जिन लोगों ने जब ये सारी बातें बताई, कही, मुझे बड़ा अचंभा सा लगा। और हम कटरा में रहते हैं, इसलिए मैंने रियासी और कटरा को माइंड चेंज किया। आज आप देख रहे थे कि पूरे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी लोग आए हैं, बोमाग से आए हैं, यहाँ कटरा के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं वो आए हैं, और सब लोग परेशान है कि अगर यहाँ पे ये चीजें सरकार श्राइन बोर्ड बनाता या सरकार बनाती, वो तो अलग बात है, हम उसका वेलकम करें।
और इस टाइप की अगर सोच लेकर कोई आदमी बढ़ेगा तो जुगल जी हमारी तबाही हो जाएगी। आप किसी न किसी तरीके से सारा माइंड चेंज कर कटरा वैष्णो देवी की सीट पे आप इलेक्शन लड़े। आज मैंने तो मन नहीं था, मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं अब थक चुके थे एक किस्म का। मैं आपको कहूं कि मैंने ऐसा कुछ देख लिया, माँ वैष्णो देवी की आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी लोगों की तरफ से मैंने सारा जी वर्कर सब कुछ देख ली। मिनिस्ट्री, एमएलए मिनिस्ट्री से ऊपर क्या हो सकता है, एमएलसी भी देख ली। और जब खासकर ये जो असेंबली डिफंक की है दिल्ली की सरकार ने, जैसे अभी ड्यूटी बनी है या कुछ है तो मेरा मन नहीं था। लेकिन जब मैंने लोगों का वो जोश देखा, और ये जो टिकट है, ये लोग, हालांकि मैं वहां खड़ा था, वहां बैठे बैठे रात को मुझे पीडीपी का मैसेज आया कि आप टिकट ले लो। मैंने कहा मैं किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरा मन ही नहीं है। अभी मैं वहां फैसला ही करने वाला था, कुछ पार्टियों ने मुझे फोन किए, मेरे पास फोन आए, मेरी पुरानी पार्टी ने भी कहा कि आजाद साहब बात करना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा उनसे भी माफी चाहता हूं कि आज जो जुगल किशोर है वो किसी पार्टी का नहीं है। ये जितने खड़े हैं सभी धर्म के लोग, चाहे वो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं या अदर्स कास्ट के जो लोग हैं, जो भी है, एसटी हैं, एससी हैं, अब मैं इनका नुमाइंदा हूं। और मैंने इनसे एक वायदा किया है कि जब भी मां भगवती का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद होगा, मैं पार्टी नहीं बदलूंगा जब तक मुझे जिताकर भेजोगे। जो भी आप फैसला करोगे मैं करूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे भी कहूंगा कि आपका भी मुझे सहयोग चाहिए, मीडिया का भी सहयोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपसे मैं कहूंगा कि आप भी जरा ईमानदारी से इलेक्शन करवाइए और नजर रखिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जितनी मैंने इलेक्शन लड़ी, आज तक कहीं पे मैंने पैसा इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पे मैंने कोई चीज इस्तेमाल नहीं की। और मुझे लगता है कि आज जो यहाँ पर इलेक्शन होगी, कुछ इन चीजों का इस्तेमाल होगा। उन आपके द्वारा मैं कहूंगा कि उन चीजों की रोक होनी चाहिए, और उन चीजों पे रुकावट नहीं होगा तो हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। मैं आपके द्वारा सभी अपने लोगों को, शायद वो कटरा शहर के लोग हों, मेरे जो नौजवान साथी हों, ध्रुव के लोग हों, इन सब से मैं कहूंगा कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर आऊंगा। रही सवाल शायद आप पूछे मुझे कि यहाँ पर एक सबसे ज्यादा अहम जो इशू है वो बारीदार फैमिलीज का भी है। मैं आपको कहूंगा, जब मैं विधायक बना, उन्होंने मुझे वोट दिए, आशीर्वाद दिया, लेकिन जब मेरे हाथ में जो चीज आई उस वक्त बड़ी टिपिकल थी कि कुछ ऐसी समस्याएं थी कि मालूम नहीं था, कि मैं भी नया था, लेकिन कुछ ऐसी थी कि मैं समझ नहीं सका था कि किस तरीके से है। लेकिन वहां जिस वक्त मैंने सभी बाकी स्टेटों में जो डिजाइनिंग स्टेटें हैं, जो हिंदू स्टेटें हैं, वहां देखा कि वहां जो टेक ओवर हुआ था, वहां कुछ ना कुछ परसेंटेज जो थी 25%, 30%, 40% लोगों को दिया था। हमने भी सरकार के अंदर बड़ी कोशिश की, हालांकि अगर सरकार नहीं जाती थी, हमारी कमेटी ने रिपोर्ट भी दी थी और इन लोगों को मिलवाया भी था। उस वक्त ये लगता था कि शायद फैसला हो जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब भी, वो इसका फैसला करने के लिए उनका था, किसी वजह से वो नहीं कर पाए। इनकी भी एफर्ट्स थी, मैं भी इनके साथ था। और उसके बाद जब मोदी जी ने ये बात कही, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, 14 को मैं इलेक्शन हारी, मुझे मीडिया ने जब पकड़ा, हारने के बाद किसी ने कहा कि आप बताएं स्टेटमेंट क्या है। मैंने कहा सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये, मैं बेशक हारा हूं, लेकिन वो इंसान जीता है जिसके देश में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि हम इनको इंसाफ देंगे और इनको दे देंगे। मुझे बड़ा अफसोस है, तब से अब तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कहूंगा कि मैं नहीं कहूंगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मुझे वोट मिले या ना मिले, मुझे साथ मिले या ना मिले, हालांकि मेरे साथ हैं सभी लोग, लेकिन इतना मैं आपके द्वारा कहूंगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कर सकता हूं। लेकिन जो मोदी जी ने कहा है, वो आवाज जहां मुझे ये पहुंचाएंगे, वो मैं गूंज कर कहूंगा, अच्छे ढंग से कहूंगा, जिससे कि उनको पता चले कि लोगों के साथ कितनी ज्यादती और कितना झूठ किया है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि जिससे इनको इंसाफ मिले।